नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और आप देख रहे हैं डिटेक्टिव। डिटेक्टिव जुर्म की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाता है। समाज में होने वाले हर गुनाह, हर बड़ी वारदात से आपको आगाह करता है ताकि आप भी सुरक्षित रहें, सावधान रहें और खुद को महफूज रख सकें। डिटेक्टिव में सबसे पहले बात आज उन 4 लाशों की जिसकी मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है। ग्वालियर में एक के बाद एक 3 जगहों से कुल 4 शव बरामद हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सभी लाशों का आपस में कोई कनेक्शन था? सवाल यह भी, आखिर इस कत्ल का कातिल कौन है? रोजाना की तरह सोमवार सुबह भी ग्वालियर शहर ने अपनी रफ्तार पकड़नी शुरू ही की थी कि एक खबर ने इस पूरे शहर को सन्न कर दिया। यह खबर थी ग्वालियर शहर में मिली 4 लाशों की। 2 बच्चों और 2 महिलाओं के शव देखकर हर कोई सन्न था। लेकिन ये शव किसके थे, कहां से आए, इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। 4 शवों की एक मिस्ट्री, 4 कत्ल, कातिल कौन? दरअसल ये चारों शव एक साथ नहीं बल्कि ग्वालियर शहर में अलग अलग जगह से मिले। सबसे पहले बहोड़ापुर थाने के नजदीक आदर्श मिल रेलवे क्रॉसिंग के पास एक बोरे में 2 मासूम बच्चों के शव मिले। लोगों ने पुलिस को खबर दी। दोनों बच्चों की उम्र करीब 7 से 8 साल है। ये आदर्श मिल रोड है, बहोड़ापुर थाना क्षेत्र लगता है। यहाँ 2 बच्चों की बॉडी मिली है। अभी इनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। एक बॉडी अपना जो आरा टावर के पास मिली है वो किसी महिला की है, उसकी भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। और एक जीवाजीगंज में मिली है। पुलिस मासूम बच्चों के शवों का मुआयना कर ही रही थी कि इस दौरान बहोड़ापुर थाने से कुछ ही दूरी पर बोरे में बंद एक और लाश मिलने की खबर पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची। बोरा खुलवाया गया तो उसमें एक अधेड़ महिला का शव था। शव पर चोट के निशान भी मिले। इन दोनों के बाद तीसरा बोरा ग्वालियर शहर के जनकगंज थाना के जीवाजीगंज इलाके में मिला। सड़क किनारे एक पतली गली में यह बोरा पड़ा हुआ था। पुलिस ने जब इस बोरे को खोला तो इसमें भी एक महिला का शव पड़ा था जिसकी उम्र करीब 35 साल के आसपास थी। कुल मिला के 4 डेड बॉडी मिली हैं। अब किन परिस्थितियों में इनकी डेथ हुई, कैसे हुई, इसके बारे में जांच कर रहे हैं। हमारे एफएसएल अधिकारी आ रहे हैं और उसको पंचनामा बना के शनाख्ती की कार्रवाई कराई जा रही है। शहर की 3 जगहों पर 4 शव मिलने से चारों तरफ सनसनी फैल गई। तो पुलिस के लिए ये शव एक पहेली बन गए। आखिर कौन थे ये चारों? क्या इन चारों का आपस में कोई कनेक्शन है? इन्हें किसने और क्यों मौत के घाट उतारा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अब ग्वालियर पुलिस को तलाशना है। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। ग्वालियर शहर में एक के बाद एक मिले ये 4 शव पुलिस के लिए पहेली बने हुए हैं। क्या ये चारों शव एक ही परिवार के हैं? अगर हां, तो हत्यारा कौन है? उसने हत्या कर शवों को बोरों में बंद कर अलग अलग जगह पर क्यों फेंका? ये वो सवाल है जिनका जवाब पुलिस तलाश रही है। लेकिन इन सवालों के जवाब पुलिस को तभी मिलेंगे जब इन चारों शवों की शिनाख्त होगी। ग्वालियर शहर में 4 शवों की इस मिस्ट्री ने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया है। पुलिस चारों शवों की शिनाख्त करने में जुटी है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। एक शहर, 4 शव, कई सवाल। तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक महिला के शव के पास एक फोटोग्राफ जरूर मिला है जिसमें महिला अपने 3 बच्चों के साथ दिखाई दे रही है। यह फोटो कुछ साल पहले का हो सकता है। ऐसे में अभी यह यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि बहोड़ापुर इलाके में बोरे में जो 2 बच्चों का शव मिला है वो यही बच्चे हैं जो तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। डेड बॉडी मिली है। 2 जी बच्चे एक साथ हैं, फिर एक बच्चा 15 साल का, एक लेडी की डेड बॉडी है। उस हिसाब से ये भी बताई जा रही संभावना है कि एक ही परिवार के होंगे, जो कि किसी कारण से जो भी घटना हुई है वो क्लियर कर लेंगे। पर हम लोग जल्दी इसको ट्रेस आउट करके कार्रवाई करें। पहली नजर में पुलिस ये मान रही है कि इन चारों की हत्या की गई है और फिर शवों को अलग अलग बोरे में भरकर शहर के अलग अलग जगहों पर फेंका गया।
लेकिन क्या 2 बच्चों और 2 महिलाओं की ये मौत एक दूसरे से जुड़ी हुई है? क्या ये चारों एक ही परिवार के सदस्य हैं? क्या इन लोगों को मौत के घाट उतारने वाला कातिल एक ही है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने में जुटी है ग्वालियर पुलिस। अब ये अभी इस हिसाब से जब पीएम होगा तो क्लियर हो जाएगा, बाकी एफएसएल अधिकारी आके वो भी क्लियर कर। अब एक्चुअली परिवार का यदि एक हो तो उन्हें किन परिस्थितियों में ऐसी कार्रवाई की गई है या क्या हुआ था, वो सब चीज़ें हमारा जांच का विषय है। जांच में जैसे तथ्य आएंगे हम वैसी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल तो 4 शवों की इस मिस्ट्री को सुनकर हर कोई सन्न है। अब देखना है कि ग्वालियर में कई सवालों से घिरी 4 शवों की मिस्ट्री को पुलिस कब तक सुलझा पाती है। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। जब आदमी कर्ज में पूरी तरह से डूब जाए तो या तो वो जान लेता है या फिर वो जान देता है। वो कर्ज में पूरी तरह से डूब चुका था और इसी कर्ज को उतारने के लिए उस शख्स ने रच डाली एक साजिश, एक ऐसी साजिश जिसने चंद रोज पहले पूरे जबलपुर को सन्न कर दिया था। कौन है वो शातिर और चंद रोज पहले उसने जबलपुर में कौन सी वारदात को अंजाम दिया था और फिर कैसे पुलिस के हाथ उस शातिर और उसकी साजिश तक पहुंचे, चलिए आपको दिखाते हैं। जबलपुर का शांति नगर इलाका। इस इलाके में बीते शनिवार को लूट की एक ऐसी वारदात सामने आई थी जिसने पुलिस को भी सकते में डाल दिया था। दिन दहाड़े एक घर में घुसकर लुटेरे ने एक महिला पर जानलेवा हमला किया था और फिर उस घर में रखा कैश और कीमती मोबाइल फोन लूट लिए गए थे। इस वारदात की शिकार बनी थी शांतिनगर इलाके में रहने वाले दाल मिल मालिक अनिल आनंद की पत्नी मनीषा आनंद। 10:30 बजे हम चाय गरम करने गए, पीछे से कोई आया, हमला कर दिया कपड़ा बांध के, फिर कमरे तक घसीट के लेके गया, फिर पैसे वैसे चोरी करके लेके आया, मोबाइल वगैरह। मनीषा उस दिन अपने घर पर अकेली थी। इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुई मनीषा को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। 10-10:30 बजे इनका कहना है कि कोई मेरे दरवाज़ा खुला हुआ था घर का, पीछे से आया, कपड़ा बांधा मुंह पे और हमको यहाँ से ब्लेड से कट कर दिया। तो हमारा क्या वहीं पे आधा बेहोशी हो गई, तो हमको उससे कपड़े से घसीट के नीचे गिरा दिया। उसके बाद उससे घर अंदर गया और अंदर वो अलमारी का वो ताला तोड़ा है, उसमें से 60,000 रुपये निकाल के चला गया है। घर में घुसकर एक महिला पर हमला कर अंजाम दी गई लूट की इस वारदात ने पुलिस को हैरान कर दिया था। आखिर वो बदमाश कौन था जिसका हौसला इतना बढ़ा था कि दिन दहाड़े एक घर में घुसकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की और फिर जल्द ही पुलिस के हाथ इस शातिर बदमाश तक पहुंच गए। घरों में प्लम्बिंग का काम करने वाले संदीप ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। संदीप उर्फ सोनू गुप्ता जो है वो उसके घर उसने देखा था और वहाँ उसके आसपास देखा गया था और संदेह के आधार पर उसको जो है पूछताछ की गई और उससे ये खुलासा हुआ कि वो प्लम्बिंग का काम करने उसके घर आता जाता रहता था और जो अभी वो रेडियम जो फिल्म काटने का उसका काम करता है, तो सर्जिकल नाइफ उसके पास था, तो उसी से उसने वो घटना करी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही काम के बहाने मनीषा के घर में रेकी कर ली थी इसने और उसी के बाद संदीप ने मनीषा को घर में अकेला पाकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी संदीप कर्ज में डूबा हुआ था और उसी कर्ज को चुकाने के लिए उसने लूट का यह प्लान बनाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से मनीषा के घर से लूटा गया कुछ रुपया और दोनों मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कर्ज से बचने का यह कोई तरीका नहीं है, दोनों ही तरीके गलत हैं। चाहे फिर जान ले लीजिए या फिर जान दे दीजिए। आगे बढ़ रहे हैं। डिटेक्टिव में अब बात नोटों के नक्कालों के उस रैकेट की जिसके तार एमपी ही नहीं राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैले हुए हैं। वो रैकेट एमपी में खास तौर पर रतलाम की मार्केट में पिछले कुछ अरसे से नकली नोट खपा रहा था, लेकिन अब पुलिस ने उस रैकेट और नकली नोटों के उसके रूट का पर्दाफाश कर दिया है। रतलाम पुलिस ने नोटों के नकालों के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। जाली करेंसी को मार्केट में चलाने वाले इस गिरोह के तार राजस्थान से होते हुए पश्चिम बंगाल से जाकर जुड़े हैं। दरअसल चंद रोज पहले दो महिलाएं रतलाम पुलिस के हत्थे चढ़ी थीं। दोनों महिलाएं रतलाम के मानक चौक इलाके में
नकली नोट खपाने की फिराक में थीं। इसी बीच खबर पाकर पुलिस ने दोनों को धर दबोचा और उनके पास से 500 के कुछ नकली नोट जब्त किए थे। थाना माणक चौक टीआई के पास ये खबर आई थी कि दो महिलाएं नकली नोट चला रही हैं। इस सूचना पर वेरीफाई किया गया तो जिस दुकान पर वो लोग आई थी वहाँ से वो जा चुकी थी। तो काफ़ी मेहनत के बाद हुलिये के आधार पर 2 महिलाओं को पकड़ा गया। तो वो यहीं की रहने वाली शेरानीपुरा की महिलाएं निकली। एक का नाम परवीन था और एक का नाम आबिदा था। इन दोनों महिलाओं से पुलिस ने जब गहराई से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि इन्हें ये नोट राजस्थान के प्रतापगढ़ के रहने वाले सिद्दीकी अजमेरी ने मुहैया करवाए थे। इस जानकारी के बाद पुलिस ने दबिश देकर सिद्दीकी को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसके बाद खुलासा हुआ कि इस गिरोह के तार पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं, जहां से इन लोगों को नकली नोटों की सप्लाई होती है और फिर ये लोग नकली नोटों को रतलाम और आसपास की मार्केट में खपाने का काम करते हैं। पूछने पर इन्होंने बताया था कि हम सिद्दीक नाम से एक आदमी से लाए हैं जो कि प्रतापगढ़ जिले में रहता है। दल गया, वहाँ से जब उसको पकड़ा तो वो मिल गया सिद्दीक, और उसके पास भी नकली नोट 1000 के और 500 के प्राप्त हुए हैं, जब्त हुए हैं। वो पूर्व में भी थाना कोतवाली मंदसौर में पकड़ा जा चुका है। उसका कहना है कि वेस्ट बंगाल से 2-3 लोग आते हैं और ये सब दे करके जाते हैं। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि सिद्दीकी इन नोटों को आधे दाम पर पश्चिम बंगाल से लेकर आता था और फिर महिलाओं के जरिए बेहद कम मात्रा में धीरे धीरे कर इन नोटों को बाजार में खपाया जाता था। अब तक ये रैकेट इसी तरह से कई हजार कीमत के नकली नोट बाजार में उतार चुका है। 2-3 लोग आते हैं और ये सब दे करके जाते हैं। तो इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। मोबाइल नंबर्स के आधार पर भी विवेचना की जा रही है। अवैध अन्य किसी प्रकार के तस्करी में या एनडीपीएस के एक्ट में ये लोग शामिल तो नहीं है। इस संबंध में हम लोग प्रॉपर विवेचना करेंगे। सिद्दीकी से पूछताछ में इस रैकेट से जुड़े 3 और लोगों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस की कोशिश है कि जल्द ही वो उन लोगों पर भी शिकंजा कस ले ताकि नकली नोटों के इस रैकेट और इनके इस रूट को पूरी तरह से बेनकाब किया जा सके। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम। डिटेक्टिव में जुर्म की दुनिया की अगली खबर मंदसौर से है, जहां पुलिस ने लुटेरों के एक ऐसे गिरोह को गिरफ्त में लिया है जो सिर्फ और सिर्फ किसानों को अपना निशाना बना रहा था। कैसे यह गिरोह मंडी में सामान बेचकर लौटने वाले किसानों को करता था टारगेट और पुलिस के हाथ इस गैंग तक कैसे पहुंचे, चलिए आपको दिखाते हैं। लुटेरों की ये वो गैंग है जिसके गिरफ्त में आने के बाद आज सबसे ज्यादा राहत की सांस ली होगी मंदसौर के किसानों ने, और वो इसलिए क्योंकि इस गैंग के निशाने पर रहते थे सिर्फ और सिर्फ किसान। जी हां, पुलिस को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि मंडी से लौटते वक्त कुछ शातिर बदमाश उन्हें हथियारों के दम पर निशाना बना रहे हैं। इन शिकायतों के बाद पुलिस ने अपना मुखबिर तंत्र सक्रिय किया तो शातिर लुटेरों का यह गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहाँ से 6 बदमाश पकड़े गए। उनके पास 5 फायर आर्म्स थे, कार्टिजेस वगैरह थे और इसके अलावा एक बेसबॉल का बल्ला आदि था और वाइट स्कॉर्पियो पास में खड़ी थी। तो उनसे पूछताछ की गई रात में, अभी सुबह तक पूछताछ चल रही थी। तो उन्होंने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने एडमिट किया कि लगातार ये जो किसानों से लूटपाट हो रही थी, मंडी से सामान बेचकर और कृषक जो वापस जाते थे तो इनके द्वारा बहुत ही सुनियोजित तरीके से उनसे लूटपाट की जाती थी। दरअसल ये लुटेरे पूरी प्लानिंग के साथ वारदात अंजाम देते थे। ये गिरोह सबसे पहले किसानों की रेकी करता था और फिर मंडी में अनाज बेचकर लौटने वाले उन्हीं किसानों को अपना शिकार बनाता था जो 1 या 2 की तादाद में बाइक या फिर ट्रैक्टर पर घर लौट रहे हों। ये इनके पास इनपुट रहता था कि आज उन्होंने गल्ला बेचा है। फिर उन लोगों का पीछा करते थे और ऐसे सुनसान जगह जाकर के 30-35 किलोमीटर दूर बाहर जाकर जब वो हाईवे या मेन रोड से अंदर जाते थे तब उनके ओवरटेक करके फायर करते थे और उनको वार करते थे बेसबॉल से या तामी से और फिर उनका पैसा लूट के या जो भी सामान था लूट के भाग जाते थे। इन लोगों ने 4 वारदातें जो रिपोर्टेड हैं उनको स्वीकारा है। इसके अलावा इन लोगों ने एडमिट किया कि 2-3 वारदात और थी जिसमें उन्होंने पीछा किया, फायर किया पर सामने वाला आदमी भाग गया था। पुलिस पूछताछ में इस गिरोह ने कई वारदात को अंजाम देने की बात तो कबूल की ही है। साथ ही ये गिरोह जल्द ही मंदसौर में एक पेट्रोल पंप पर भी लूट की एक और बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इस गिरोह पर शिकंजा कस दिया। मनीष पुरोहित, जी मीडिया, मंदसौर। और अगली खबर आ रही है शिवपुरी से। शिवपुरी में क्या हुआ, वहां क्या घटना घटी, यह आपको बताते हैं। दरअसल खूनी संघर्ष में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
वारदात शिवपुरी के नरवर इलाके की है। बताया जा रहा है कि कमल किशोर नाम का शख्स अपने चचेरे भाइयों के साथ शराब का ठेका लेना चाहता था और इसके लिए वो अपने चचेरे भाइयों महेंद्र और सूरज पर 10 लाख रुपए देने का दबाव बना रहा था। लेकिन जब भाइयों ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो कमल किशोर और उसके कुछ साथियों ने महेंद्र और सूरज को लाठी डंडों से पीट पीट कर घायल कर दिया। इस मारपीट में उनके पड़ोस में ही दुकान लगाने वाली एक महिला भी घायल हो गई। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब उन्होंने इस वारदात की शिकायत स्थानीय पुलिस में करनी चाहिए तो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी। फिलहाल पीड़ित परिवार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाकर उनके साथ हुई मारपीट की शिकायत करेगा। डिटेक्टिव की अगली खड़ी खबर देवास से है। देवास में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 1 महीने से लापता अपनी बच्ची का पता नहीं चलने से मायूस होकर मां बाप ने खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की और यह वाकया हुआ देवास कलेक्टर ऑफिस के बिल्कुल बाहर। अच्छी बात यह रही कि दंपत्ति को वहां मौजूद आम लोगों और निगम कर्मियों ने किसी तरह से बचा लिया। दरअसल देवास जिले के सोनकच्छ क्षेत्र के अरनिया गांव में रहने वाले दंपत्ति की 14 साल की बेटी 29 जनवरी से ही लापता है। लापता लड़की के माता पिता ने सोनकच्छ थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जिसमें राहुल नाम के एक युवक के खिलाफ नामजद मामला भी दर्ज किया गया। दंपत्ति का आरोप है कि पुलिस ने पहले तो रिपोर्ट लिखने में आनाकानी की और बाद में उन्हें कलेक्टर ऑफिस भेजा जाने लगा। इसी से परेशान होकर दंपत्ति ने आज कलेक्टर ऑफिस के बाहर खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की। दंपत्ति की सिर्फ एक मांग है कि उनकी बच्ची को किसी तरह से ढूंढ निकाला जाए। परेशान दंपत्ति को आम लोगों ने जलने से तो बचा लिया, लेकिन उनके खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में आत्मदाह के प्रयास का मामला दर्ज हो गया है। प्रथम दृष्टया पहले ही अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। जो अपराध पंजीबद्ध होता है तो उसकी विवेचना जारी रहती है। तो ये नहीं कह सकते कि पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तत्काल वो चाहते थे तत्काल दस्तयाब हो जाए, पुलिस लगी हुई है। ऐसी बात तो अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है, क्योंकि आजकल वैसे भी हम लोग संवेदनशील है। थाने में जाते रिपोर्ट लिखाने तो भवना से आते तो सोनकर ऐसे कहते कि मेरे 4 दिन हो गए थे। बड़ी मुश्किल से मैंने ऐसे करने लगा, मेरे सामने जा रहा हूँ। जब जाकर उन्हें रिपोर्ट लिखी, उसके बाद में वापस गया आवेदन लेके, तो बोले कि तिजोरी में रखी क्या मेरी, बोले ढूंढ के लाएंगे। ऐसा करते साहब। फिर आज जन सुनवाई में दिया हमने लाके, तो साहब ने बोला कि इनको संभालो। फिर मांगा साहब के पास में कहा बोला कि पुलिस वाले से विरोध करा, बोला तू बोले। रतलाम में प्रेम प्रसंग की वजह से एक शख्स की नाक काटने का मामला सामने आया है। घटना गांव प्रकाश नगर की है। बताया जा रहा है कि यहां एक शख्स का गांव की ही शादीशुदा महिला से प्रेम प्रसंग था। परिवार को मुताबिक वो अक्सर महिला के घर आता जाता था। परिवार का आरोप है कि महिला के रिश्तेदार उसे धोखा देकर अपने साथ ले गए, जहां उसे शराब पिलाकर उसके साथ मारपीट की गई और फिर उसकी नाक काट दी गई, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल उसकी हालत ठीक है। उधर पुलिस का दावा है कि मामले की जांच की जा रही है। लड़की का आना जाना, घर का वो हमारे घर पे आना चाहती थी। हाँ, तो मैंने मना बोल दिया कि इसका गलत व्यवहार है, क्योंकि पहले वाले को मर्डर केस कर दिया इन्होंने कि उनसे छीन लिया। जब तक पैसा माल पानी हो लेते रहती है वो, उसके बाद देख लेते हैं इसके पास कुछ भी नहीं माल, तो उसको फिर क्या कि मारपीट करना, ऐसा गलत व्यवहार करना। जिनने मारा वो कौन लगता है उसके? ये सर परिवार वाले की नाक अलग हो गई है, तो अभी तो प्राइमरी रिपेयर कर दिया, फिर ENT सर्जन देखेंगे क्या करेगा। नाक तो बच जाएगी अलग। 108 एम्बुलेंस मारपीट के केस के लिए CS रतलाम रही है। उसका इलाज डॉक्टर दिनेश गुजरात साहब द्वारा किया जा रहा है। इसकी सूचना हम थाना TI साहब बिलपांग को दे दिए फोन द्वारा, वो प्राथमिक कार्रवाई के लिए पहुंचा रहे हैं। रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाए जाने पर इंदौर MY अस्पताल के एक बाबू को कोर्ट ने 4 साल कैद की सजा सुनाई है। जिला कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और आरोपों को सही पाया। कोर्ट ने इसके साथ 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इंदौर की लोकायुक्त पुलिस की टीम ने सोमवार को अलीराजपुर में छापेमार कार्रवाई करते हुए आंबुआ थाने के ASI भरत बैरागी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक वड़ी गांव के रहने वाले दरियाव सिंह ने लोकायुक्त SP को शिकायत की थी कि ASI ने कार्रवाई नहीं करने की एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिस पर फरियादी ने किस्तों में 7,000 रुपए पहले ही ASI को दे दिए थे और अगली किस्त के तौर पर ASI ने 10,000 रुपए की मांग की थी।
प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाए जाने पर लोकायुक्त पुलिस ने योजना बनाकर एएसआई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एएसआई के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यहां से यह चौंकाने वाला मामला निकलकर सामने आ रहा है कि अब रिश्वत लेने के लिए भी लोन की तरह किश्तों का इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि ये आरोपी एएसआई अब एक किश्त में ही लोकायुक्त की गिरफ्त में आ गया। भारत बैरागी ने यही इस झगड़े को समाप्त करने के लिए 5,000 रुपये एक लिए, 2,000 रुपये दूसरे रोज आ गए और कैश मत देना करके बोलना है था। 2,000 रुपये और मैच और मांगे 10,000 रुपये और आज रंग हाथ से पकड़ा है। सतना में पुलिस की सतर्कता से बड़ी वारदात टल गई। दरअसल यहां वाहन के किराए को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हो गया था। बताया जा रहा है कि एक गुट के लोग असीमा सिंह नाम के युवक को उठाकर सतना नदी के किनारे ले गए और उससे मारपीट करने लगे। हालांकि इसी दौरान एक ट्रैफिक सिपाही ने कंट्रोल रूम को घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आई और घेराबंदी करते हुए 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया और फिर उन्हें थाने ले आई।